निजाम हैदराबाद, ये जो नवाबों का शहर कहा जाता है, उसमें कम्युनिस्ट आंदोलन की क्या भूमिका है निजाम शाही खत्म करने की? बहुत बहुत बड़ा रोल था, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन था, तो जो भी कम्युनिस्ट दिखा फौरन उसको पकड़ना और जेल को भेज देना। इवन हमारे बड़े लीडर जैसे मखदूम मोइनुद्दीन है, राज बहादुर, रवि नारायण रेड्डी, ये तमाम लोग अंडरग्राउंड थे। ये तो आजादी के आसपास का दौर था। हाँ, आसपास का दौर था। उस वक्त आंध्रा महिला सभा थी जो निजाम के लिए, उसके बाद उस पर डोमिनेशन कम्युनिस्ट पार्टी का था। तो उसके बाद जो है ना, वही रवि नारायण रेड्डी जो आंध्रा महिला सभा की, आंध्रा महासभा के जो अध्यक्ष थे, जब पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जब उन्होंने नलगुंडे से कंटेस्ट किया तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट उनको प्राप्त हुए। नंबर 2 पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट जो अपना मेन गढ़ था, वहां पर 13 के 13 सीट हमने जीते। दिल्ली छात्र और युवा आंदोलन को लेकर के दिल्ली की चर्चा की है, अब हम दिल्ली की तरफ आपको ले चलेंगे। आपका राज्यसभा में आप सांसद रहे, कब से कब तक? 2006 से 2012 तक 6 साल था। तो लगभग 6 साल, लगभग 2 दशक पहले आप जब सांसद थे, लोकसभा में, लोकसभा की कार्य प्रणाली थी, नहीं लोकसभा में, दोनों लोकसभा और राज्यसभा की जब जो कार्य प्रणाली थी, क्या आज के दौर में वह कार्य प्रणाली राज्यसभा या लोकसभा में है? तब से अब में क्या अंतर आया, किस रूप में आप देखते हैं, बताएं दर्शकों को। बहुत अफसोस की बात है, पहले हर बिल के ऊपर हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होता था, अपोजिशन की राय ली जाती थी, नोट किया जाता था, उसको जवाब दिया जाता था। तो और अपोजिशन के लोग भी जो है ना, चुन चुन के जो इश्यूज हैं पब्लिक के, वो उठाते थे और हुकूमत को बिल्कुल कारगर करने की कोशिश करते थे, और हुकूमत भी अपने तरफ से उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहती थी। आज हम देख रहे हैं कि कोई चर्चा किसी चीज पे हो ही नहीं रही है, और जो ना अपोजिशन भी जो जैसे पहले जिस तरीके से अपोजिशन हर चीज के ऊपर सवाल उठाता था, आज जो है ना वो सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो भी ये पार्लियामेंट और असेंबलीज वगैरह जो है ना इतने फीके पड़ गए हैं कि पब्लिक के इश्यूज को लेके कोई आदमी उनकी तरफ नहीं देख रहा। बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही हो रहा, जिसकी वजह से जो जंतर मंतर का जो वाक़या हुआ, रांची का जो हुआ, अब एक बात दीगर है, दूसरे स्टेट्स में भी ये तमाम हालात ऐसे बिगड़ेंगे। तो जब तक इन चीजों के बारे में हुकूमत क्या कदम उठेंगी, उसका मैनिफेस्टो क्या है, मैनिफेस्टो अलग है, उनकी कारकर्दगी जो है ना अलग है। की बात है, लोगों में जागृति बढ़ रही है, वो भी समझ रहे हैं कि भाई जब यहाँ जंतर मंतर जैसी जगह से स्टूडेंट जो ना पार्लियामेंट का मार्च किए, परसों रांची का कितनी दूर तक पहुंचे हैं लोग, इतनी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद भी। तो अब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लोगों में भय था, डर है पुलिस को देखते हुए, वर्दी वालों को, वो जो है ना बहुत हद तक है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो अब जो ना हुकूमत घुटने टेकेगी, अगर तमाम लोग अगर एकजुट होकर संगठित होकर इन तमाम सवालों को उठाएंगे, तो मुझे उम्मीद है ये रोशनी की किरण है जो यहाँ से जो शुरू हुई जंतर मंतर से। अब हम फिर दिल्ली से सीधे तेलंगाना पर आते हैं, और तेलंगाना जहाँ हम आपका बैठ करके अपने साथी चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मखदूम भवन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, और ये कब बना, और इसके बाद 1-2 प्रश्न और लेते हैं। मुझे याद है 1974 में जब सीपीएम का दोनों का ये यूनाइटेड पार्टी थी, बस यहाँ से चंद कदम दूर पे, उसके बाद जब दोनों पार्टी अलग हो गई तो हम यहाँ पर हिमायत नगर में एक ऑफिस बिल्डिंग लिए, तो वहां से हमारी पार्टी फंक्शनिंग चलती थी स्टेट की। और उस वक्त अभी भी याद है मुझे, कमर चंद्र राजेश्वर जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आने के बाद रात को, अब आजकल जो ना 5 स्टार 3 स्टार होटलों में लीडरों को के लिए रूम रिजर्व किए जाते हैं, मगर उस वक्त का बात को देखते हुए ताज्जुब होता है, अपने हॉलीडे के जनरल सेक्रेटरी 2 टेबल्स को मिलाकर उसके ऊपर सो जाते थे, चंद्र राजेश्वर। वो जमाना था जबकि पार्टी बहुत मजबूत है, मगर किस लिए कि
ये लीडरों में वो ख्वाहिशें नहीं थे, सिर्फ पब्लिक के साथ रहना, उनके उनके अच्छे बुरे में साथ देना। जी अब आज हालात जो है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसमें कुछ शक नहीं है, मगर उसके साथ साथ जो है ना, पार्टी की जो पहले ग्रेटनेस थी अब उतनी ग्रेटनेस नहीं है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। अब ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन में जो ना इकोनॉमिज्म ज्यादा है, वो लोग पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं दे रहे। तो हालांकि वैनगार्ड क्लास है, तो अपने रिवोल्यूशन के लिए सबसे आगे रहने वाला तबका यही है, मगर उसमें कमजोरी हमारी यही है कि हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स जो है ना खाली बोनस भत्ते वगैरह के तक बात करते हैं, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं देते, उनको जो है ना महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, दूसरे सवालों को लेके उनको वो मैदान में नहीं उतारते। तो जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हालात जो है ना, ट्रेड यूनियन जो हमारा ट्रेड यूनियन और किसान जो ये संगठन है, वो पहली जैसी बात नहीं रही। वक्त आ गया है कि हम इस मामले में बहुत गहराई से सोचे कि पार्टी को फिर दोबारा बुलंद करना है, तो ये हलचल पैदा करना जरूरी है। वाले बहुत से दूसरे लोग हैं, मगर वो लोग बेईमान है। जब वो देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी में वो उनमें फर्क क्या है, सवाल तो वो भी कर रहा है, ये भी सवाल करना है, तो ये जो बोलता है इसके ऊपर अमल करता है। अगर बोलने वाला उस पर अमल किया तो लोगों में जब आपका विश्वास बढ़ेगा। सर, तेलंगाना सीपीआई स्टेट ऑफिस, जिस मखदूम भवन की हम चर्चा अभी किए हैं आपसे, ये देखने से लगता है कि आंध्रा की पार्टी कितनी रीच होगी या कितनी संगठित होगी कि 4 मंजिला बहुमंजिली इमारत, 4थे फ्लोर पर फर्स्ट क्लास का कॉन्फ्रेंस हॉल, और नीचे पार्टी के नेताओं को या पार्टी के संगठनों के लोग या बाहर से आने वाले लोगों के लिए हर कमरे में एसी पंखा, और जिस तरह से ये सुसज्जित कार्यालय है, देख करके नहीं लगता अगर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा या कम्युनिस्ट पार्टी का नेम प्लेट न हो तो कोई ये कहेगा कि कोई व्यावसायिक बिल्डिंग है। तो हम ये भी अनुमान ये लगा रहे हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन भी यहाँ मजबूत होगा। तो अजय भवन को भी हम देखते हैं, अजय भवन भी जाते हैं, लेकिन अजय भवन से ज्यादा अगर सुख सुविधा के मामले में देखा जाए तो आज तेलंगाना की स्टेट पार्टी ऑफिस में है, जिसका नाम मखदूम भवन में है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, पार्टी ऑफिस बनाना भी एक अहम जिम्मेदारी है, मगर सिर्फ खाली पार्टी ऑफिस बनाने से ही पूरा काम होने वाला नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी की जो मास ऑर्गेनाइजेशन है, खुद कम्युनिस्ट पार्टी का जो उसकी जो सूरत हाल है, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, पार्टी संगठन को और मास ऑर्गेनाइजेशन संगठन को, खाली बिल्डिंग रख के क्या करेंगे आप? बिल्डिंग भी जरूरत है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हम बुनियादी हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, पहले पार्टी को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हो, मास ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो। मास ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सिर्फ खाली उनके इश्यूज को खाली किसान के इश्यू, वर्किंग क्लास, ये खाली वर्किंग क्लास के इश्यूज नहीं, बल्कि उसको जो है ना दूसरे इश्यूज को मिलाना चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज को, राजनीतिक इश्यूज को। ये हालात अगर है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसको हल करना है तो क्या करना चाहिए? तो जब किसी हालत से पॉलिटिकल इश्यूज को सोचना पड़ेगा, तो सिर्फ खाली पार्टी ऑफिस बड़ी बनाने से पार्टी बड़ी नहीं होती। खैर वो भी एक अलामत है, लोग देख के समझते हैं हाँ भाई पार्टी ऑफिस कितनी जबरदस्त है, ठीक है, वो भी जरूरी है, मगर उसके साथ साथ जितनी पार्टी ऑफिस बड़ी है, पार्टी ऑफिस का उसका हाशिया, उसके जो मास ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके पीछे फॉलोइंग, उनके संघर्ष वगैरह अगर तेज न करें तो कोई वजह नहीं है। तो मैं समझता हूँ ज्यादा हम जो है ना आने वाले दिनों में पब्लिक इश्यूज के ऊपर, पब्लिक के बेहद इश्यूज है, कई समस्या है, उन समस्याओं को लेकर हर गली कुचे से लेकर स्टेट हेडक्वार्टर ऑल इंडिया, तो अब जैसा बदलाव जरूरी है, बल्कि बहुत बड़ा हम लोगों को जुटा रहे हैं। लोग जो तमाम अपने खुद यहाँ से 10-20 हजार लोग जा रहे हैं, आंध्रा से भी जा रहे हैं, तो जब वो देखेंगे उसके बाद एक जोश से वापस आने के बाद, खाली वहां जय जयकार करके वापस पलटने को कोई फायदा नहीं है। वापस आने के बाद फिर पार्टी को और ज्यादा बुलंद करने के लिए, पार्टी के फैलाव के लिए जब काम करें, तो मैं बोलूंगा कि उनका दिल्ली को जाना बहुत कारामद हो। 1 सितंबर दिल्ली चलो रैली। हाँ जी,
सिर्फ खाली दिल्ली की यात्रा करके आने से कोई फायदा नहीं है, जी बल्कि वहां मैसेज जो दिया जाएगा वो मैसेज को फिर वापस आकर यहाँ पर बुनियादी ढांचे को बदलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, कौन वर्किंग क्लास को और जो गरीब तबके को, महिलाओं को, यूथ, स्टूडेंट, या अपने जितने भी मास ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना, तो जब है ना उसका कोई वजह निकल सकती है। अंतिम सवाल बहुत कम शब्दों में, लेफ्ट या सीपीआई पार्टी नेताओं को और कार्यकर्ताओं के लिए आपकी कुछ शब्द कि किस तरह से पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता काम करें कि जिससे लेफ्ट का या सीपीआई का डेवलपमेंट हो, फिर से मार्च जो उनके साथ है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं यही कहूंगा तमाम नौजवानों को और हमारे जितने भी किसान और मजदूर वर्ग के लोग हैं, तमाम गरीब तबके के लोग हैं, तमाम को कहूंगा कि संगठित हो, आगे बढ़ो। अगर आप एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपके जो है ना मांगे पूरी ना हो। तुम्हारे में बेहतरी आ सकती है, सुधार आ सकता है, हिंदुस्तान में भी सुधार आ सकता है। तो पार्टी को जब तक आप ये तमाम वर्गों में अपना संदेश नहीं पहुंचाएंगे और उनको लड़ाई के मैदान में लेके नहीं आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मिशन में नाकाम है। जी अपने मिशन में अगर कामयाब होना है तो ये तमाम लोगों को जुटाना पड़ेगा संघर्ष और आंदोलन के इसमें, और उनके अपने डिमांड्स को हल करने के लिए क्या कदम उठाना है। आए दिन जो है ना और संघर्ष तेज होना चाहिए। जितना संघर्ष तेज होगा वैसा लोग आपके साथ जुटेंगे और पार्टी का नाम फिर और बुलंद होगा। सुबह आपसे बातचीत हुई थी तो आपने यही कहा था कि शाम को 6 बजे आइएगा। हो सकता है 6 बजे के आसपास जब हमने घड़ी देखा तो 6:05 हो रहे थे। नीचे आके पूछा लोगों से, ये पता फोन किया आपको तो आपने कहा यही बगल में हूँ, आ रहा हूँ, और हम लोग चाय पीने चले गए तो आपका 3 बार फोन आया मेरे पास। फिर हम लोग वापस आए तो आपका इसे पार्टी के लिए और अपने काम के लिए डेडिकेशन का पता चलता है, कितने डेडिकेट हैं आप पार्टी के लिए और अपने इंडिविजुअल कामों के लिए। तो आप बहुत से लोग हैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। नहीं, मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश करना करता हम आज कॉमरेड अजीज पाशा के साथ बैठे हैं। खुलापन था, खुले तौर से आपने पार्टी के लिए, आंदोलन के लिए, लेफ्ट के लिए, कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए जो बातें आज आपने कही है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और आपने साथी के साथ समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम।